I'll come to that kidney part later. तो यहाँ पहले लंग को समझिए। लंग के फंक्शन नहीं करने की वजह से एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। ओके, जब एसिडोसिस और एल्कलोसिस is caused by any lung disorder, then lung disorder related with the issue of the exhalation, then it is referred as respiratory. And when acidosis or alkalosis is caused by the problem of the function of the kidney, then it is referred as metabolic. Now see what happens here in the lung. When we will talk about them one by one. दोनों different condition है, respiratory acidosis and respiratory alkalosis. पहले आप समझ लीजिए कि इनमें क्या मतलब अंतर है, क्योंकि देखो एक कंसेप्ट और फिर से आपको रिपीट, हालांकि ये मैंने आपको समझा दिया है, but you listen it, understand it again. ब्लड का एसिडिटी डी या कह लीजिए एसिडोसिस या हाँ उतना ही रहने दो। ब्लड एसिडिटी और ब्लड एसिडोसिस increases when point number 1, the levels of acidic compounds in the blood, including CO2 and other acidic compounds, जैसे lactic acid, ketone bodies, etc. These compounds अगर blood में बढ़ जाए, acidic compounds in the body rises if कैसे होगा? एसिडिक कंपाउंड बढ़ेगा या तो इंक्रीज इनटेक हुआ, बाहर से लिया गया पदार्थ, कोई ऐसा अनावश्यक पदार्थ जिसको खाने से वो एसिडिक काउज कर दिया ब्लड में, या कोई ऐसा इंजेक्शन चला गया जिसकी वजह से एसिड हो गया। तो या तो इंक्रीज इनटेक और प्रोडक्शन, बॉडी के अंदर भी प्रोडक्शन हो सकता है, और साथ ही साथ उनका एलिमिनेशन भी डिक्रीज्ड हो। किनका? ये सारे चीज एसिडिक कंपाउंड्स का, यानी इंक्रीज्ड इनटेक एसिडिक कंपाउंड्स का, इंक्रीज्ड इनटेक या इंक्रीज्ड प्रोडक्शन या डिक्रीज्ड एलिमिनेशन बाय किडनी, या तीनों मिलके, या तीनों का कोई कॉम्बिनेशन से एसिडिक कंपाउंड की मात्रा ब्लड में क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप ब्लड का एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। इस एसिडोसिस को हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तब कहेंगे जब यह एसिडिक कंपाउंड CO2 हो। इस एसिडोसिस को करने वाला जो एजेंट हो CO2 हो, तब कहलाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आया समझ में अभी? यस सर। अब ब्लड में बेसिक कंपाउंड्स भी तो है। अब यही एसिडोसिस बढ़ने के लिए, एसिडोसिस होने के लिए, एसिडिटी बढ़ने के लिए बेसिक कंपाउंड के साथ क्या होना चाहिए? इसी का उल्टा। तो बेसिक कंपाउंड्स का क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड
इनटेक या डिक्रीज्ड प्रोडक्शन या इंक्रीज्ड एलिमिनेशन, इसका ठीक उल्टा, डिक्रीज का इंक्रीज एलिमिनेशन इसका बेसिक कंपाउंड का। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ब्लड एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिक कंपाउंड्स का इंक्रीज इनटेक और प्रोडक्शन और डिक्रीज एलिमिनेशन, साथ ही साथ या अथवा और बेसिक कंपाउंड्स का डिक्रीज इनटेक और प्रोडक्शन अथवा इंक्रीज एलिमिनेशन, सब काउज करेंगे ब्लड को एसिड होने। और ब्लड को बेसिक होने में, उसको यहां पर ब्लड के अल्कलाइन होने में, ब्लड अल्कलिनिटी, ब्लड को अल्कलाइन बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर दो जिम्मेदार थे, एसिडिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड। यहाँ भी एसिडिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड दोनों जिम्मेदार है। कैसे? इसका फिर ठीक उल्टा, एसिडिक कंपाउंड के साथ क्या होगा? ब्लड alkalinity increases when the level of these acidic compounds decreases। ठीक, तो एसिडिक कंपाउंड्स के साथ, एसिडिक कंपाउंड्स के साथ अब ये बेसिक वाला डिस्क्रिप्शन जोड़ दो। बेसिक कंपाउंड के साथ डिक्रीज इनटेक, प्रोडक्शन, इंक्रीज एलिमिनेशन जो हो रहा था बेसिक कंपाउंड का, वो एसिडिटी काउज कर रहा है। और ब्लड अल्कलिनिटी काउज करेगा एसिडिक कंपाउंड्स का डिक्रीज इनटेक, डिक्रीज इनटेक, डिक्रीज प्रोडक्शन और इंक्रीज एलिमिनेशन किसका? एसिडिक कंपाउंड्स का। एसिडिक कंपाउंड्स का डिक्रीज इनटेक और डिक्रीज प्रोडक्शन और इंक्रीज एलिमिनेशन विल काउज ब्लड टू बिकम अल्कलाइन और इट विल काउज अल्कलोसिस। आ रहा है समझ में? यस सर। और बेसिक कंपाउंड्स का के साथ क्या होगा? ये वाला लगा दो। बेसिक कंपाउंड का इंक्रीज्ड, जो एसिडिक कंपाउंड को एसिडिक ब्लड एसिडिटी को एसिडिक कंपाउंड इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिक ब्लड एल्कलोसिस को बेसिक कंपाउंड इंक्रीज करेगा। इंक्रीज्ड बेसिक कंपाउंड का इंक्रीज्ड इनटेक, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड डिक्रीज्ड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? किडनी। प्रोडक्शन के लिए मेटाबॉलिक पाथवेज। इनटेक को घटाने बढ़ाने के लिए लंग। ओके, इनटेक और आउट। इनटेक, लंग किसका इनटेक कर रहा है? ब्लड से CO2 का और एटमॉस्फेयर से O2 का इनटेक। इनटेक किया, CO2 इज एसिडिक। अब यह समझ में ये चीज? हेलो, यस कि नो? Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है। अगर ये समझ गए आप यस सर। तो आगे चलते हैं।
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पर आते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में भी ब्लड जो है एसिडिक हो जाएगा और द मेन एजेंट रेस्पॉन्सिबल है वो CO2, accumulation of CO2 in the blood. So this respiratory acidosis is caused by your lungs. When lung is not being able to remove enough carbon dioxide when you exhale. Okay, जब लंग अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता है, ब्लड से एक्सहेल नहीं कर पाता है, तो ब्लड में, क्योंकि पीछे से तो सेल्स और टिश्यू जो है श्वसन की क्रिया अपनी बंद तो नहीं कर देंगे, वो तो करते रहेंगे कंट्रीब्यूट CO2 को ब्लड में। ओके, ब्लड से आगे भी निकलना जरूरी है, आगे नहीं निकल रहा है, ब्लड में एक्युमुलेट हो रहा है, दैट इज कॉजिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। And this can occur when your lung is affected. A certain type of diseases or the disorders जिसमें लंग अफेक्ट हो जाता है, जैसे कि अस्थमा, निमोनिया, ठीक, नाम सुने होंगे, एम्फिस्मा। तो some conditions, what causes respiratory acidosis? Some conditions like asthma. So these are the respiratory disorders, emphysema, and तीसरा क्या बताया, न्यूमोनिया। ठीक है, ये एम्फिस्मा जो है ज्यादातर स्मोकर्स को होता है, जो ज्यादा स्मोक करते हैं। ठीक है, इसमें लंग के एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, एयर सैक डिस्ट्रॉय होने से आपका वो वीक हो जाता है लंग, और वीक होने से एयर सैक रप्चर हो जाते हैं। एयर सैक रप्चर होने से सरफेस एरिया ऑफ द लंग डिक्रीजेस and the amount of oxygen also decreases and it makes the person harder to breathe. So emphysema अभी COVID-19 के इन्फेक्शन में काफी देखा गया था, इसकी वजह से मौत भी हुई थी। ठीक है, तो यही ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी होता है एम्फिस्मा से। ओके, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये सब सुने होंगे नाम। तो तीसरा है अस्थमा, तो आप जानते ही हो, इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर निमोनिया, सीवियर केसेस में निमोनिया क्या है, निमोनिया भी एक तरह का रेस्पिरेटरी डिजीज है, इन्फेक्शन से होता है। लेकिन ये अगर एक लंग या दोनों लंग बैक्टीरिया या किसी वायरस से या फंजाई से इन्फेक्ट हो जाए, ओके, जैसे COVID-19 हो गया, तो इन्फेक्ट होने से लंग जो है, बिकॉज दैट इन्फेक्शन भी अभी नहीं समझोगे आप लोग, इन्फेक्शन से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन है एयर सैक को इन्फ्लाम्ड कर दिया, उससे क्या हुआ, फ्लूइड भर जाएगा, उसमें पस भर जाएंगे, एंड इट विल अगेन बिकम डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू ब्रीथ। So certain type of viral, fungal and bacterial infections cause pneumonia. इसलिए बच्चों को बचाने की जरूरत होती है इन्फेक्शन से, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम वीक होते हैं। बच्चों के, बूढ़ों के, इनके इम्यून सिस्टम चैलेंज्ड होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। चलो, ये सारे डिजीजेस में, इन सारे डिजीज में हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी
एसिडोसिस ये तो पैथोलॉजिकल सिचुएशंस है, सिर्फ इसी में ही नहीं होता है, कुछ बाहर से कुछ जो सब्सटेंस लिया जाता है कुछ बुद्धिमान लोगों के द्वारा, जैसे नशीला पदार्थ, नशे के जो आदी हो जाते हैं, नारकोटिक्स, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, हीरोइन, मेथाम्फेटामिन, बहुत तरह के नारकोटिक्स हैं, हैश, स्मैक। तो इन नारकोटिक्स के सेवन से भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखा जाता है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के बाद होता क्या है, ये तो उसका जिम्मेदार हो गया। होता क्या, साइन एंड सिम्टम्स, एक्सट्रीमली स्लीपीनेस, बहुत ही ज्यादा सोएगा आदमी, सुसुप्तावस्था में रहेगा, फटीग हो जाएगा, बॉडी उसका ब्लड ही एसिडिक हो गया है, जो खून उसके पूरे रक्त जो संचार कर रहा है प्राण वायु का पूरे शरीर में दौड़ रहा है तुरंत तुरंत हमेशा, वही एसिडिक हो गया है। तो क्या होगा, बॉडी फटीग हो जाएगा। एंड दैट pH is also reflected in the cerebrospinal fluid, CSF. So brain is also not functioning well. उसका the person will be in the derailed state, confused state, mental delirium रहेगा उसको, and of course the person will have headache, fever and other things also. Sign symptoms में हो गया आपका एक्सट्रीमली स्लीपीनेस, डिजीनेस, फटीग, कंफ्यूजन, हेडेक। एंड इफ दिस इज नॉट डिस्कवर्ड अर्ली एंड नॉट ट्रीटेड अर्ली, then this respiratory acidosis can become severe. जैसे अभी अगर शुरुआत में डिटेक्ट नहीं हुआ, अभी कुमुलेट हो रहा है 7.35 से 7.45 बाउंड्री है, अब इससे घटते घटते आया 7.3, इग्नोर्ड, कोई इलाज नहीं हुआ, 7.25 इग्नोर्ड, 7.3 आगे मैया आगे बपा हो जाएगा उसके बाद। So if it is treated, it may become severe and it will lead to coma or death. ठीक, ये तो हो गया आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस पर आइए। पहले एसिडोसिस, हाँ इधर है, पहले एसिडोसिस को खत्म कर दें फिर अल्कलोसिस पर आएंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए कौन जिम्मेदार है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए जिम्मेदार तो CO2 था, एक्युमुलेशन ऑफ CO2। एक्युमुलेशन ऑफ CO2 हो रहा है अस्थमा की वजह से, एम्फिस्मा की वजह से, निमोनिया की वजह से। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए जिम्मेदार जो तत्व है वो वैसे सब्सटेंस हैं जो कि ब्लड में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, अभी थोड़ी देर पहले बताया है एसिडोसिस के लिए एसिडिक कंपाउंड्स का इंक्रीज्ड इनटेक और इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिक्रीज्ड एलिमिनेशन इज रिस्पांसिबल फॉर एसिडोसिस, और बेसिक कंपाउंड्स का ठीक इसका उल्टा। तो अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन कारण कौन है एसिडिक कंपाउंड बाहर आने का? CO2। मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे बहुत सारे तत्व हैं जिसकी वजह से कोई एक मुख्य जिम्मेदार नहीं, और उस सारे को अलग अलग तरह का मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोला जाता है। ठीक, so metabolic acidosis is basically a buildup of acid in the body that originates in the kidneys because kidney is not able to effectively eliminate those acidic compounds. So for the
for the development of metabolic acidosis. When acidic compounds are produced more, यहाँ तो intake की बात नहीं, intake की बात यहाँ पर थी respiratory acidosis में. When acidic compounds are produced more and they are not effectively cleared from the circulation, they are not eliminated, decreased elimination, and because of that decreased elimination में कौन हो गया? Kidney भी involved हो गया. Okay, so when kidney is not effectively eliminating the buildup of the acid in the body, then it is called metabolic acidosis. When the buildup of acid occurs in the blood because of the kidney, which is not effectively eliminating the acidic compounds from the circulation, then it is called metabolic acidosis. Are you समझ में students? Yes, sir. So metabolic acidosis, in other words, you can say that it occurs when your body can't get rid of the excess acid, or it uses too much base, that also you can say. तो अभी एसिडिक कंपाउंड के संदर्भ में बताया कि एसिडिक कंपाउंड्स का ज्यादा प्रोडक्शन और उसका कम एलिमिनेशन की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है. साथ ही साथ बेसिक कंपाउंड का एसिडिक कंपाउंड्स का ज्यादा प्रोडक्शन और उसका कम एलिमिनेशन से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और बेसिक कंपाउंड का कम प्रोडक्शन और ज्यादा एलिमिनेशन की वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है. Okay, so it also occurs when the body is not getting rid of the excess acid, either excess acid or if the body loses too much of the base. So specific reasons are there for this phenomenon, and those causes include some of the factors which I will enlist here. जैसे यहाँ पर अस्थमा, निमोनिया रीजन है. यहाँ पर ये तो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, डिजीज ही एक तरह से. मेटाबॉलिक ये एक डिजीज है, इस एक डिजीज से दूसरा डिजीज काउज हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जो कि बहुत भयंकर है. और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी भयंकर है. किसकी वजह से हो रहा है? When in your blood the base ब्लड में कॉमन बेस इज, और बहुत जरूरी है, द बॉडी फ्लूइड का लॉस होता है, तो सलाइन के द्वारा इंफ्यूज कराया जाता है ये सब सब्सटेंस को, जिसमें एक बाइकार्बोनेट प्रमुख है. बाइकार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सब दिए जाते हैं. ओके, लेकिन उसमें वो फिर डिसोसिएट हो जाएगा बॉडी फ्लूइड में जाके ऑन दैट पीएच. बाइकार्बोनेट ये हो गया आपका HCO3, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ द कार्बोनिक एसिड. ब्लड में बाइकार्बोनेट जो है प्रमुख बेस है और प्रमुखता से मौजूद है. And having too little of this bicarbonate in your blood this condition arises. क्योंकि बाइकार्बोनेट बेसिकली क्या है? ये बेस है, क्योंकि यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H2CO3 बन जाएगा, जो कि कार्बोनिक एसिड है. प्रोटॉन को लेने के बाद ये फिर से एसिडिक बन जाएगा.
जिस एसिड के पास प्रोटॉन डोनेट करने की अब क्षमता रहेगी। ये आदान प्रदान होने की वजह से एसिड और बेस सिस्टम वर्क करते हैं। बेस जो है वो ग्रहण कर रहा है किसका? हाइड्रोजन आयंस का। अब ये ग्रहण कर लेगा, H2CO3 बन जाएगा। एक हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने की क्षमता है इसके पास, बाइकार्बोनेट के पास। तो यह एक बेस है। ब्लड में इस बेस की एक निश्चित मात्रा बाइकार्बोनेट्स की होनी बहुत आवश्यक है। ये कोई फालतू चीज नहीं है बाइकार्बोनेट HCO3। आपको लगेगा इसका क्या जरूरत है हमारे बॉडी में? No. Now this bicarbonate is functioning as base present in the blood. When in the blood there is when in the blood very little amount of this bicarbonate is present. अगर बेस कम हुआ तो एसिडिक कंपाउंड्स विल डोमिनेट। तो अब जो है बेसिकली ये बाइकार्बोनेट फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं ब्लड में, दे आर इन द सॉल्ट फॉर्म प्रेजेंट। सोडियम के साथ ज्वाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में NaCO3 चार्ज बैलेंस हो गया माइनस प्लस, इस सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में मौजूद है ब्लड में। तो पहला कारण तो यही हुआ, ये बाइकार्बोनेट्स का लिटिल कम मात्रा में पाया जाना, लिटिल प्रोडक्शन ऑफ और लिटिल लेवल ओवर ऑफ, इसी को लिख लो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 इन द ब्लड। ऐसा कब होता है? बाइकार्बोनेट कब घट जाते हैं? ड्रास्टिकली ब्लड में, और उससे एक सीरियस कंडीशन उत्पन्न हो गया। बाइकार्बोनेट घट जाते हैं जब आप वॉमिट करते हो, ब्लड से जब फ्लूइड का लॉस होता है। वॉमिट करने के दौरान क्या होता है, इतना सारा पानी आ गया, इंटेस्टाइन ल्यूमेन ने फिर से एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को। कॉलम्युलर इपिथेलियल सेल्स जो थे गट में, उनमें डायरेक्शन जो है इस तरफ है, यानी एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाना। ये ल्यूमेन हो गया और ये ब्लड हो गया, बीच में इंटेस्टाइनल कॉलम्युलर इपिथेलियल सेल्स है, वो ल्यूमेन से एब्जॉर्ब किए और उसके बाद ब्लड में डिफ्यूज करा दिया। लेकिन वॉमिटिंग, जब यहाँ इन्फेक्शन हो गया, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट हो गया, टॉक्सिन आ गया, वॉमिट करने की जरूरत है, तो नर्वस सिस्टम ने सिग्नल दिया नहीं है अच्छा चीज नहीं है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होगा, वॉमिट करेगा। तो वॉमिट प्रक्रिया में फ्लूइड और सॉल्ट का जो फ्लो है ये उल्टा हो जाता है। अब जो है ब्लड से पानी और सॉल्ट सॉल्यूट, उसमें बाइकार्बोनेट भी मिला हुआ, वो खींच के एब्जॉर्ब करके वो ल्यूमेन में डाल दिया जाता है। ये एक तरह से आपके लिए डिफेंस मैकेनिज्म है, कोई फालतू प्रक्रिया। मान लो किसी ने बाय एक्सीडेंट टॉक्सिन ले लिया, ये हमारे इवोल्यूशन में कंजर्व हो गया है ये प्रोसेस। जैसे जैसे इवॉल्व हुए हम लोग, शुरुआत से ही कंजर्व है कि कोई अनवांटेड सब्सटेंस अगर एंट्री किया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, then we have the mechanism to expel that out. So intestinal columnar epithelial cells will now it will take up the water along with the solutes and the salts from the blood and it will pour in the lumen. इसीलिए बोल घर में आपने सुने होगा कि उल्टी हो गया, उल्टी हो जाने से एक खराब चीज माना जाता है, बहुत ज्यादा खराब चीज, क्योंकि क्या हुआ, वो कहते हैं देहाती भाषा में खाया पिया निकल गया। तो वही हो रहा है सच में, खाया पिया निकल गया, यानी जो खा पी रहा था अभी से पहले तक, उस समय पहले तक जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया चल रही थी, यानी जो ट्रांजिट में थे सॉल्यूट और सब्सटेंस, जो अभी
कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में एब्जॉर्ब होकर के विटामिन कुछ आए थे, वो वॉमिटिंग हो गया, ये फिर से वापस जो है अभी ब्लड में गया भी नहीं है, उसका ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया चली गई है, और कुछ ब्लड में आया भी तो भी ब्लड से जो सॉल्यूट गया, यानी वो एब्जॉर्ब मटेरियल था ऑलरेडी देह में लगा हुआ चीज, वो फिर से वापस आ गया इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो उसको आपने बाहर, क्योंकि उसको बाहर फेंकना जरूरी है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये वाटर को तेजी से लाना है, तेजी से लाने के चक्कर में साथ में अच्छे पदार्थ भी आ गए, तब जाके ये फ्लश आउट हो जाएगा कि जो अनवांटेड कोई जहरीला पदार्थ या कोई बैक्टीरिया जिसकी वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो सब फ्लश आउट कर जाए कंप्लीट बाहर। इसीलिए एक दोनों मैकेनिज्म है, ये ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है एलिमेंट्री कैनाल का, इधर भी फ्लश आउट किया जा सकता है, इस तरफ भी फ्लश आउट किया जा सकता है। आगे की तरफ फ्लश आउट यानी माउथ से निकला, दैट इज वॉमिटिंग, और पीछे से निकला यानी थ्रू द एनस, so that one is called diarrhea. तो सबसे सुविधा यही पड़ती है, आसानी से तुरंत त्वरित बॉडी के लिए मुंह से बाहर फेंक दिया, सडन। ओके, आ रहा है समझ में? तो यस सर। Yes. तो इस खाया पिया निकल गया उसका जब बाइकार्बोनेट, और फिर क्या हुआ, बाइकार्बोनेट भी आ गया ल्यूमेन में, बाइकार्बोनेट भी वॉमिटिंग के द्वारा बाहर चला गया। अब एक वॉमिटिंग हुआ तो चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा खा पानी, 2 वॉमिटिंग, 3 वॉमिटिंग, 5 वॉमिटिंग किसी को हो जाए दिन भर में, ये सीरियस बात होती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा वो व्यक्ति, और बाइकार्बोनेट भी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएंगे उसके ब्लड में, और क्या होगा, ब्लड एसिडिक हो जाएगा। और तब अब इस कंडीशन में ब्लड जो एसिडिक हुआ तो CO2 की वजह से नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग की वजह से हो रहा है, और वॉमिटिंग की वजह से बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज होने से अदर एसिडिक कंपाउंड डोमिनेट कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा है। सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वेट करो, आया समझ रहे हैं? या वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से जो लॉस हो रहा है बाइकार्बोनेट का। The second scene is when buildup of ketone bodies takes place in the blood. Ketone bodies, they are acidic, and ketone bodies, these ketones basically are due to the lack of insulin. When the person is hyperglycemic, then the ketone bodies production takes place, and ultimately these ketone bodies destroys kidney also, kidney damage करता है। लेकिन किडनी डैमेज तो 5 साल तक, कोई एक बार मारोगे किडनी, बहुत कुदरत ने बहुत उसको लचीला बनाया है, मतलब एक बार में डैमेज नहीं हो जाएगा, वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, करोड़ों नेफ्रॉन्स हैं, ये कीटोन बॉडी उस ग्लोमेरुलस को जाके जाम कर देता है, डैमेज कर देगा। जैसे कोई छन्ना में चाय छानते हो तो उसमें लास्ट में कम गिरने लगता है, तो चाय पत्ती भर गया उसमें जाम, थोड़ा सा उंगली हिला दिए या कोई चम्मच से तो नीचे गिर जाता है। तो उसी तरह छन रहा है हमारे ग्लोमेरुलस में ब्लड, और कीटोन बॉडी उस छन्नी को जाम कर देगा। तो व्हाट विल हैपन, किडनी डैमेज होगा, बाद में किडनी डैमेज होगा, लेकिन उसके पहले तो एसिडोसिस कर दे रहा है ये। तो कीटोन बॉडीज उसमें देखा जाता है इनको डायबिटीज हो जाता है, लैक ऑफ इंसुलिन, and this condition is called as ketoacidosis. Acidosis. So ketoacidosis is a type of metabolic acidosis. ठीक, सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोले तो समझ लो कि दिस इज रेस्पॉन्सिबल sodium bicarbonate, the loss of sodium bicarbonate from the body fluid.
is responsible. When ketone body ज्यादा बन रहा है, सर्टेन डिजीज कंडीशन जैसे कि डायबिटीज टाइप 1, उसमें कीटो एसिडोसिस कहलाएगा। तो इसमें समझ जाओ कीटो एसिडोसिस मतलब कीटोन बॉडीज की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. एक होता है लैक्टो एसिडोसिस। इसमें कीटो एसिडोसिस बता दी, अब लैक्टो एसिडोसिस। इसमें क्या होगा, होता है ये भी एक तरह का मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल एजेंट जो है क्या क्या है, जैसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल एजेंट कॉमा में जैसे यहाँ लिखे ना CO2, यहाँ कॉमा करके लिख लो। एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमा कीटोन बॉडीज कॉमा लैक्टिक एसिड कॉमा लैक्टिक एसिड की वजह से लैक्टो एसिडोसिस। ठीक है, लैक्टिक एसिड अब सवाल है होगा लैक्टिक एसिड आया कहाँ से? अगर ग्लाइकोलाइसिस आपको याद होगा तो ग्लूकोज से स्टार्ट किया था पाथवे होता है, और एंड प्रोडक्ट इज पायरूवेट। पढ़े थे। पायरूवेट अगर आगे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, वो रास्ता अवरुद्ध है अगर, यानी क्रेब्स साइकिल नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, क्रेब्स साइकिल कम हो रहा है, तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ पायरूवेट हो जाएगा इन द ब्लड। ऐसा तब होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तुरंत एनर्जी दे दिया, 2 ATP बना के, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यानी टाइम लगेगा, तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेट बाय ग्लाइकोलाइटिक पाथवे अलोन। तो पायरूवेट जब बढ़ते जाएगा, पायरूवेट मोर पायरूवेट मीन्स लेस ऑफ NAD, याद करो अगर याद होगा तो, लेस ऑफ NAD प्लस। So oxidized form is now less, and this is required for the glycolysis to proceed. क्योंकि क्या हो रहा है, इसका पे ऑफ फेज में NAD plus is converted into NADH plus H plus, कन्वर्ट हो गया। तो पायरूवेट प्लस NADH plus H plus इसकी मात्रा बढ़ते जा रही है, और NAD प्लस की मात्रा घटते चली जाएगी, और NAD प्लस जनरेट नहीं होगा, धीरे धीरे NAD प्लस सेल में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है यूनिडायरेक्शनली, आगे बढ़ते चला जा रहा पायरूवेट की तरफ, तो बीच में जो लगा NAD प्लस वो कम होते चला गया, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगा। NAD प्लस कम हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगा।